Hello students, I am Ramchandra Singh from DPSBM IC Bellary. I am biology teacher. I will teach you biology for class 9th. स्टूडेंट देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक प्रकार से होंगे। पहली वीडियो देखी होगी। अब आज मैं 9th क्लास के लिए सेल का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ, कोशिका का दूसरा भाग। पहले भाग में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इनका डिफरेंस, इनके डायग्राम और इनके बारे में कुछ चर्चा की थी कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, इनके आकार प्रकार बताए थे। अब मैं आपको सेल्स में होने वाली कुछ रिएक्शंस, इनकी कुछ क्रियाएं और इनके मुख्य मुख्य अंग, उनके बारे में आज हम वर्णन करेंगे। देखिए, चैनल को अच्छी तरह देखिए वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से केवल हमें क्या मिलता है, एक आत्मबल मिलता है, उत्साह बढ़ता है। आशा करता हूं कि आप सब इस कार्य को करेंगे। वीडियो पूरा देखना, तभी अच्छी तरह समझ में आएगा। और जहाँ तक हो सके बार बार देखना, लाइक कर देना इसको। जो सेल है उसके बारे में पहले मैं आपको इसके मेन ऑर्गन्स पढ़ा रहा हूँ। मुख्य अंग हैं, कई अंग होते हैं मुख्य, जिनके बारे में आज जानकारी मिलेगी। और इसका जो लिंक है, इसका पीडीएफ है, वो आपको मिल जाएगा। पीडीएफ देख लेना, पीडीएफ से क्वेश्चन वगैरह नोट कर लेना। जो पढ़ाऊंगा वही पीडीएफ में आपको मिलेगा। अब चलते हैं, देखिए। अब हम पहला पार्ट लेते हैं भैया, भाई बहनों। पहला पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया को लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट पार्ट लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इस सेलों का मुख्य अंग है। लगभग सभी जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, उनकी जगह मीसोसोम होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया विशेष तौर से श्वसन क्रिया के लिए उत्तरदायी है। इसमें श्वसन क्रिया होती है, जिससे कि ऊर्जा उत्पन्न होती है, एटीपी बनते हैं। इसलिए इसको सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि ऊर्जा से ही सारे काम चलते हैं। और ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। श्वसन के दौरान जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित कर ली जाती है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा एकत्र हो जाती है। और इस ऊर्जा से हमारी जो जैविक क्रियाएं हैं वो सब क्रियाएं चलती हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार होता है वो अलग अलग आकार की होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया अंडाकार होती हैं, गोल होती हैं, तो कुछ बेसिलस होती हैं, यानी कि छड़ के आकार की होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आविष्कार किया वो वैज्ञानिक थे कोलिकर। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था, लेकिन इन्हें जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया वो अल्टमान ने दिया। खोज करने वाले कोलिकर थे और इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम अल्टमान वैज्ञानिक ने दिया। तो किस तरह की होती है माइटोकॉन्ड्रिया, आप चित्र के माध्यम से समझिए। ये आपका, जैसे मैं बना रहा हूँ,
माइटोकॉन्ड्रिया बाहर से जो इसकी दो वाल होती हैं, बाहर की वाल स्मूथ होती है, ये वाल आउटर वाल है। आउटर वाल, तो ये वाल होती है स्मूथ, चिकनी वाल होती है, इस पर कुछ अंदर की वाल इसकी देखते हैं तो भाई अंदर की वाल इसकी होती है इनर वाल, जो कि जगह जगह अंदर की ओर धंसी रहती है, ये इनर वाल इसकी। ये आपकी इनर वाल है, तो ये इनर वाल अंदर की ओर धंसी रहती है। इनर वाल, आउटर वाल में बाहर की दीवार, इनर वाल अंदर की दीवार। अब जो ये इनर वाल है, ये चूंकि मैं बताया कि अंदर की ओर फोल्ड होती है, मुड़ी रहती है जहाँ तहाँ, तो इसके जो अंदर की ओर को उभार बन गए, जैसे ये बना, ये बना, ये बना, तो ये जो अंदर को उभार बने, इनको कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी, ये उभार क्रिस्टी कहलाते हैं। जो अंदर को जगह जगह उभर रही है, ये सब क्रिस्टी होंगे। अब इन उभारों पर जो क्रिस्टी उभार हैं, इन पर कुछ रचनाएं होती हैं क्रिस्टी पर। तो ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया, सारे जो क्रिस्टी होते हैं सभी पर होते हैं। मैं कुछ पर बना रहा हूँ, जैसे मैंने ये 2-4 पर बनाई, इस तरह की ये रचना आप देख रहे हैं। तो ये जो उभार इन पर जगह जगह बने हुए हैं, खूंटी जैसी बनी हुई हैं, इनको बोलते हैं हम F1 पार्टिकल, यानी कि F1 कण। ये F1 पार्टिकल्स हैं जो क्रिस्टी के ऊपर होते हैं। अब इस तरह से इसके चैम्बर भी 2 बन जाते हैं, एक आउटर चैम्बर, एक इनर चैम्बर, यानी कि कोश, इसके जो कक्ष हैं वो 2 हो जाएंगे। ये आउटर कोश, ये आउटर चैम्बर, और दूसरा होगा इनर चैम्बर। ये आपका आउटर चैम्बर, यानी कि बाहरी कोश, आउटर चैम्बर कि बाहर का कोश होगा, ये इनर चैम्बर होगा। ये इनर चैम्बर हो जाता है। इस इनर चैम्बर में एक पदार्थ भरा रहता है, वो कहलाता है जेली जैसा पदार्थ होता है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स है। ये कहलाता है मैट्रिक्स। इस पदार्थ का नाम मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर बता, इसमें कुछ एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होती है, और ग्लूकोज के कण होते हैं। ग्लूकोज के कण जो अंदर पहुँच, यानी कि पूर्णतः नहीं, इसमें मानिए जैसे कि इसमें साइट्रिक एसिड में ये बाद में एक छोटे रूप साइट्रिक एसिड के रूप में टूट जाता है, तो साइट्रिक एसिड क्या, पहले ग्लूकोज होता है जो बाहर रहता है, अंदर आता है तो साइट्रिक एसिड बन जाता है, उसके कण होते हैं। एक बात और विशेष है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है, अपने ही कुछ इसके अंदर ये राइबोसोम होते हैं। तो ये डीएनए होगा इसका,
जो सेल्फ डीएनए है, इनके स्वयं का डीएनए है, और राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम आ गए, डीएनए आ गए। अब इन दो चीज़ों के होने के कारण, किसके, डीएनए के और राइबोसोम के होने के कारण, इस अंग को हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। इसका नाम होगा, पूरी माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहेंगे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, अर्ध स्वायत्त अंगक। यानी कि कुछ क्रियाओं को ये बिना न्यूक्लियस की कंट्रोल के ही, बिना न्यूक्लियस के नियंत्रण के ही कुछ कार्यों को अपने आप कर लेता है। इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया की ये इस तरह की रचना होती है जो मैंने आपको समझाई। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बताया आपको कि इसमें आपके एटीपी के अणु बनते हैं, ऊर्जा के सिक्के, और ऊर्जा के सिक्के से ऊर्जा से हमारे सारी जैविक क्रिया चलती है। तो क्या हो गया, एक पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने समझा। तो ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स है। और एक दो पार्ट बता रहा हूँ, इसमें दूसरा पार्ट बता रहा हूँ आपको मैं, जैसे आपने अभी पढ़ाई है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा पार्ट आप देखिए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, गोल्जी बॉडी। अगला पार्ट होगा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अगला पार्ट है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो पार्ट है ये भी सेल्स में पाया जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स छोटी छोटी रचनाओं का बना होता है। इसमें 3 तरह की रचना होती हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और एक ट्यूब्यूल। सिस्टर्नी होगी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल। इनको मिलाकर ये बनता है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का जो आविष्कार किया वो वैज्ञानिक का नाम था कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने इसका आविष्कार किया था। कैमिलो गोल्जी। गोल्जी बॉडी विशेष तौर से इसे कहा था ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। गोल्जी बॉडी कहा था ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। इसके अंदर 3 तरह की रचना बताई मैंने, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। इनको मिलाने से ये रचना बनती है गोल्जी बॉडी। तो ये गोल्जी बॉडी लगभग अधिकांश सेलों में पाई जाती है। इसका काम होता है एक तो जो प्रोटीन आदि हैं, वसा है, उसका स्टोर करना, जो सिंथेसाइज हुई है सेल के अंदर उनको अपने अंदर स्टोर करना और उनका ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट में यानी कि उनको स्थानांतरित करना, एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित करना। जैसे कि प्रोटीन है बनी का निर्माण होता है, फैट्स का निर्माण होता है, कुछ फैट्स को ये बनाता भी है और इनका कंसंट्रेशन करता है, यानी कि सांद्रण करता है। जो बनते हैं डाइल्यूट मात्रा में, यानी कि तनु अवस्था में बनते हैं, तो उसका ये सांद्रण गोल्जी बॉडी कर लेता है और फिर उनका ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि उनको
स्थानांतरित करता है। तो यही गोल्गी बॉडी जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर एक काम और करती है, जो स्पर्म बनते हैं उन स्पर्म का जो एक्रोसोम के ऊपर हेड होता है उसका निर्माण भी गोल्गी बॉडी से होता है। स्पर्म के ऊपर एक त्रिभुजाकार रचना होती है, उसको बोलते हैं हम एक्रोसोम। तो ये एक्रोसोम भी गोल्गी बॉडी के द्वारा निर्मित होता है। तो ये रहा आपका गोल्गी बॉडी। क्योंकि आपका छोटा स्तर है, इसका बहुत बड़ा विस्तार आपको अगली बड़ी क्लासों में बताया जाएगा। अगला एक पार्ट बता रहा हूँ आपको, इसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम तो लाइसोसोम जो होते हैं इन्हें कहा जाता बेटा इनके सुसाइड बैग, आत्महत्या के थैले। तो आत्महत्या के थैले कौन कहलाते हैं? ये आपके लाइसोसोम कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि पचाने का काम करते हैं। यदि ये लाइसोसोम फट जाता है किसी कारण से तो कोशिका का अपने आप पाचन हो जाता है, कोशिका स्वपचित हो जाती है, यानी कि कोशिका डेड हो जाती है। इसलिए इसको आत्महत्या के थैले भी कहा जाता है। इनका आविष्कार डी डुवे ने किया था। तो ये रहा लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के बाद मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको अगली रचना, जो सेल मेम्ब्रेन होती है बाहर की ओर होती है, वो सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर, सेल मेम्ब्रेन एक झिल्ली होती है पतली, जो कि यदि जंतु कोशिका को लें तो सबसे बाहर की ओर है, और वनस्पति कोशिका को लें तो सेल वाल के अंदर की ओर होती है। दूसरा पार्ट होता है ये डबल यूनिट मेम्ब्रेन होती है, यानी कि दोहरी फास्फोलिपिड की बनी हुई एक झिल्ली होती है। इसमें दो दोहरे मॉलिक्यूल होते हैं लिपिड के और प्रोटीन होती है। तो लिपोप्रोटीन की बनी हुई ये रचना होती है सेल मेम्ब्रेन। इसका विशेष कार्य है कुछ पदार्थों के आवागमन पर कंट्रोल करना, जो कोशिका के अंदर आ रहे या बाहर जा रहे उन पर कंट्रोल करना, ये करती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें कुछ और भी ऑर्गेनेल्स हैं जो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। पहले एक दो क्रिया बता रहा हूँ। विसरण एक है आपका डिफ्यूजन, क्रिया बता रहा हूँ आपको, क्रियाएं शेष भाग अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा। इसमें कुछ क्रियाएं हैं, जैसे आपका डिफ्यूजन, यानी कि विसरण की क्रिया। तो आप समझिए कि विसरण क्या होता है, यानी कि डिफ्यूजन क्या है। तो डिफ्यूजन क्रिया वो क्रिया होती है जो किसी चीज़ के मॉलिक्यूल या कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर फैलते हैं बिना किसी मेम्ब्रेन आदि के, तो ये कहलाता है डिफ्यूजन। जैसे कि हम एक धूप बत्ती किसी कमरे के कोने में सुलगा दें तो उसके जो कण हैं, उसकी जो सुगंध है वो सारे कमरे में फैल जाती है धीरे धीरे, क्योंकि उसके कण वहाँ जहाँ वो जल रही है वहाँ पर अधिकता होती है और बाकी जगह कमी होती है, तो वहाँ से अधिक कम सांद्रता की ओर चले जाते हैं। ये होता है विसरण। एक होता है परासरण, यानी कि उसको बोलते हैं हम ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस। ये क्रिया ऑस्मोसिस क्रिया में ये होता है कि इसमें भी अधिक सांद्रता से कण जो होते हैं वो कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। अंतर क्या है? ये क्रिया तो स्वतंत्र रूप से होती है और डिफ्यूजन ऑस्मोसिस क्रिया में एक मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। यानी कि दो सॉल्यूशन यदि हम लें, दो विलयनों को लें और उन विलयनों के बीच एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दें, यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली दोनों में सॉल्यूशन के बीच लगा दें, तो इसमें आप देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल हैं वो अपनी सांद्रता के अनुसार अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। अब इधर एक तरफ ये वाटर, एक तरफ लें शुगर सॉल्यूशन, तो वाटर इधर पानी की अधिकता है तो इसके पानी के अणु इस झिल्ली से होकर इधर आ जाएंगे, तो इसमें जल का स्तर ऊपर हो जाएगा। तो यानी कि अधिक सांद्रता से जो अणु है वो कम सांद्रता है, लेकिन झिल्ली से पार होकर जाएंगे। ये क्रिया कहलाती है ऑस्मोसिस क्रिया। और शुगर के मॉलिक्यूल इधर अधिकता है तो वो इधर आने लगेगा, तो ऑस्मोसिस क्रिया हुई। अब इन क्रियाओं पर आधारित एक दो बातें हैं, प्रश्न हैं, उनके बारे में बताता हूँ। तो जैसे कि कोई हम किशमिश लें, उसको पानी में डाल दें तो वो फूल जाएगी। यदि किशमिश को पानी में डालें कुछ देर के लिए तो वो फूल जाएगी। वो ऐसा इसीलिए होता है, उसके अंदर ये ऑस्मोसिस क्रिया होती है। और उसमें क्योंकि किशमिश के अंदर चीनी की सांद्रता अधिक होती है, जल की कम होती है, तो बाहर का जल एंडोऑस्मोसिस द्वारा यानी अंतःपरासरण द्वारा किशमिश के अंदर भर जाता है और किशमिश क्या हो जाती है? फूल जाती है। किशमिश पानी में इसीलिए फूलती है क्योंकि उसके अंदर जो होता है एंडोऑस्मोसिस क्रिया होती है, यानी कि बाहरी जल झिल्ली को पार करके उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, इसलिए किशमिश क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। एक बात आती है कि आपका जैसे कि हम अंगूर लें, अंगूरों को यदि हम चीनी के गाढ़े घोल में रख दें तो अंगूर पिचक जाता है, सिकुड़ जाता है अंगूर। तो उसके सिकुड़ने का कारण भी यही है, उसमें एक्सोऑस्मोसिस होता है, क्योंकि जब अंगूर के अंदर पानी की मात्रा अधिक है और बाहर उसको हमने चीनी के गाढ़े घोल में रखा है तो उसमें पानी की मात्रा कम है, तो अंगूर के अंदर का पानी बाहर निकल जाता है। अंगूर के अंदर का पानी क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने से अंगूर क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। तो आज मैंने इतना थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जो शेष बचे हुए ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में समझाऊंगा, और इसको आप वीडियो को अच्छे से, क्योंकि आगे भी पार्ट और भी बचे हैं, उन पार्टों को आप अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए यहाँ तक उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें, देखें। धन्यवाद। जय हिंद।